हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT फाइन आर्ट्स क्लास 11th की पाठ्यपुस्तक भारतीय कला एवं संस्कृति से इसके MCQs। आज इसी क्रम में आपका यहाँ पर अध्याय 6वां है। यहाँ पर हम मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, इस वजह से आज इसका जो पार्ट 1 हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, देवी देवताओं की पूजा करने और धार्मिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए बनाए गए प्राचीन मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी गलत कौन सा है। पहला है, मंदिरों का विकास केवल धार्मिक संस्थाओं के रूप में हुआ। सेकंड, मंदिरों का निर्माण मौर्य काल से शुरू हुआ लेकिन गुप्त काल में चरम पर पहुंचा। अगला है, हर मंदिर में एक प्रधान या अधिष्ठाता देवता की प्रतिमा होती थी। चौथा है, साधारण श्रेणी के मंदिर में बरामदा, बड़ा कक्ष या मंडप और पीछे पूजा गृह होता है। देखिए, यहाँ पर आप पहले वाले स्टेटमेंट में थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंदिरों का विकास केवल धार्मिक संस्थाओं के रूप में हुआ। और एक बात और नोटिस करना, केवल वाले प्रश्न केवल यही नहीं है, सी सेट में भी आप देख रहे हैं 2016 के बाद केवल वाले प्रश्न बहुत आए हैं कि जिनमें स्टेटमेंट में केवल लगा हुआ होता था और स्टेटमेंट गलत हो जाता था। क्योंकि केवल जो शब्द है वो क्या करता है, किसी बात की जो है कह सकते हैं दृढ़ता को बढ़ा देता है कि भाई कि केवल धार्मिक क्रियाएं ही होंगी मंदिर में और कोई क्रियाकलाप नहीं होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में मंदिर जरूर धार्मिक क्रियाकलापों के लिए स्थापित किए गए थे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे गुजरता गया है मंदिर केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलापों से भी ये जुड़ गए हैं। हमने देखे हैं ऐसे मंदिर नगरों के उदाहरण भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मंदिरों का विकास केवल धार्मिक संस्थाओं के रूप में नहीं हुआ है, बल्कि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार की संस्थाओं के रूप में हुआ है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल शब्द यहाँ पर क्या कर रहा है, धार्मिक वाले विचार की दृढ़ता बढ़ा रहा है, जबकि धार्मिक नहीं है केवल मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मंदिरों का निर्माण की अगर बात करें तो मंदिरों का निर्माण जो है ईसा पूर्व यानी ईसा पूर्व तीसरी सदी से स्टार्ट हो गया था और ये गुप्त काल में अपने चरम पर पहुंच गया है। गुप्त काल मंदिर निर्माण कला का जो है स्वर्ण काल बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। मंदिरों का जो निर्माण किया गया है, तो मंदिरों के निर्माण में जो भी इनके आख्यान हुआ करते थे, यानी पुराणों से संबंधित या फिर जिस देवी देवता का हुआ करता था, तो उसमें उसकी प्रधान या अधिष्ठाता देवता की प्रतिमा लगाई जाती थी। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शुरुआत के जो मंदिर थे, आरंभिक मंदिर जो बनाए गए हैं, उनमें एक बरामदा, बड़ा कक्ष, मंडप और पीछे पूजा गृह आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला स्टेटमेंट भी सही है। देखिए, बाद के समय में क्या हुआ है, मंदिरों में कालांतर में आवश्यकता के अनुसार मंडप वगैरह जो होते थे वो बड़े कर दिए गए। तो मंडप में वहाँ पर अर्ध मंडप, महामंडप, नाट्य या रंग मंडप ये सब जोड़ दिए गए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, केवल पहला वाला असत्य है, तो आंसर है केवल 1। सेकंड प्रश्न है अब आपका, मंदिरों के पूजा ग्रहों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहला है यहाँ पर संदर किस्म, जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है। निरंतर किस्म, जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता है। सर्वतोभद्र, जिसमें सब तरफ से प्रवेश किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर अगर संदर किस्म को देखें तो संदर किस्म में क्या होता है, संदर किस्म में प्रदक्षिणा पथ मौजूद होता है। यानी प्रदक्षिणा का मतलब क्या होता है, जो लोग आप मंदिर की चक्कर लगाते हैं इस तरह से घूमकर, उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। जबकि निरंतर किस्म के मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है। सर्वतोभद्र का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये कोई मंदिर है, तो वैसे तो अमूमन मंदिरों में एक गेट होता है इस तरह से, लेकिन सर्वतोभद्र वाले मंदिर ऐसे होते हैं जिनमें सभी तरफ से आप एंट्री कर सकते हैं। यानी मान लीजिए बीच में हमने यहाँ पे कोई प्रतिमा विराजमान कर दी या बीच में जैसे शिवलिंग वगैरह स्थापित कर दिया और हम सभी तरफ से एंट्री मार सकते हैं, तो ऐसे मंदिरों को सर्वतोभद्र कहते हैं। तो यहाँ पर पहला और सेकंड वाला जो युग्म है वो गलत है, क्योंकि आप देख रहे हैं संदर किस्म में निरंतर किस्म की विशेषता लिखी हुई है, जबकि निरंतर में संदर किस्म की लिखी हुई है। इस हिसाब से आपका पहला दूसरा युग्म तो गलत है, केवल तीसरा वाला युग्म सही है। तो आंसर है आपका 3। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका सी वाला, केवल थर्ड। तीसरा प्रश्न है अब आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ सूची 1 में मंदिर के मूल रूप दिए हैं और सूची 2 में उनकी विशेषताएं दी हैं, तो उनके आधार पर आपको मैच करना है। गर्भगृह, देखिए गर्भगृह का क्या काम होता है ये आप पढ़ चुके हैं। गर्भगृह वह स्थान होता है, वह छोटा सा प्रकोष्ठ होता है जहाँ पर मुख्य अधिष्ठाता देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। तो यहाँ पर आपका ए का होगा चौथा।
मंडप। देखिए मंडप अर्थात मंदिर का प्रवेश कक्ष होता है ये, और ये काफ़ी बड़ा होता है। अमूमन क्या होता है, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भक्तगण इकट्ठा हो सकते हैं, और यहाँ पर आपने देखा होगा सामूहिक क्रियाकलाप जो होते हैं, जैसे मंदिर में पूजा आरती वगैरह, वो यहीं पर खड़े होकर की जाती है। तो ये मंडप हो गया। अगला है आपका यहाँ पर शिखर। शिखर जो है ये आपकी जो गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय संरचना होती है। जैसे नागर शैली में क्या होता है, एकदम पतला होता चला जाता है, इस तरह से आपने देखा होगा एक रेखीय संरचना एक ऊपर बन जाती है, तो इसे शिखर कहते हैं। अगला है आपका शिखर के बाद यहाँ पर वाहन। वाहन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो अधिष्ठाता देवता हैं इनकी सवारी। तो वाहन को यहाँ पर आप देखेंगे, वाहन को मंदिरों में क्या किस रूप में, वाहन को मंदिरों में एक स्तंभ के रूप में या ध्वज के साथ गर्भगृह से कुछ दूरी पर विराजित किया जाता है, तो ये वाहन कहलाता है, यानी मंदिर के अधिष्ठाता देवता की सवारी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है तीसरे का डी वाला, यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। चौथा प्रश्न है अब आपका, मंदिर के गर्भगृह के ऊपर निर्मित संरचना जिसे उत्तर भारत में शिखर के नाम से जाना जाता है को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? आमलक, विमान, जगमोहन, नटमंडप। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका शिखर है, यानी गर्भगृह के ऊपर बनी हुई एक रेखी संरचना जिसको शिखर कहते हैं, तो इसके ऊपर में इस तरह से शिखर आपका ऊपर हो जाता है, और शिखर में आप देखेंगे कि यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर एक गोल गोल चक्री सी होती है, जिसको क्या कहते हैं, इसको आमलक बोला जाता है। इस चक्री को आमलक बोला जाता है। वहीं आपका जो शिखर है, इसको इस तरह के शिखर को नागर शैली में तो शिखर कहा जाता है इसको, लेकिन अगर आप द्राविड़ में जाएंगे, साउथ इंडियन वाली जो द्राविड़ शैली है उसमें इसको विमान कहते हैं। ये ध्यान देना, उसमें इसे क्या कहते हैं, इसको विमान कहा जाता है। बात करें आपके जगमोहन की, तो जगमोहन जो होता है वो गर्भगृह के बगल का एक विशाल हॉल होता है, इसको जगमोहन कहा जाता है। नटमंडप क्या होता है, नटमंडप जो है जगमोहन के बगल में नृत्य के लिए हॉल होता है, उसको नटमंडप कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही वाला आंसर है चौथे का बी वाला, विमान। पांचवा प्रश्न है अब आपका, भारत में मंदिर निर्माण की प्रचलित प्रमुख शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित है, यानी कि यहाँ पर कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। पहला है यहाँ पर नागर शैली, ये उत्तर भारत की शैली है और हिमालय पर्वत से लेकर बिंद पर्वत के पहले तक इस तरह के मंदिर पाए जाते हैं। बेसर शैली सुदूर दक्षिण भारत की शैली, तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंध्र और दक्षिण कर्नाटक। द्राविड़ शैली दक्कन भारत की शैली, विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक की शैली। देखिए यहाँ पर बात करें नागर शैली, तो नागर शैली का युग्म सही सुमेलित है, यानी नागर शैली जो है खास करके उत्तर भारतीय मंदिरों की शैली है, और आपको नागर शैली के मंदिर जो है ये हिमालय पर्वत से लेकर बिंद पर्वत से पहले तक के मंदिर आपको नागर शैली में देखने को मिल जाएंगे। बेसर शैली की बात करें तो बेसर शैली जो है मूलतः दक्कन भारत की शैली है, और ये दक्कन भारत की शैली होने की वजह से यहाँ पर आप ये देखेंगे इसमें आपके नागर शैली और द्राविड़ शैली के जो तत्व हैं उनको मिला जुला कर ये बनी हुई शैली है। वैसे अगर आप विशिष्ट रूप में देखें तो विशिष्ट रूप में मंदिर निर्माण की दो ही शैलियाँ हैं, नागर शैली और द्राविड़ शैली, लेकिन बेसर शैली जो है वो नागर और आपकी द्राविड़ दोनों का एक मिक्स रूप है, दोनों का मिश्रण है ये। तो ये आपकी जो है बेसर शैली है, ये दक्कन भारत की शैली है, और ये बिंद पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक की शैली, कृष्णा नदी तक ये फैली हुई है। द्राविड़ शैली की बात करें तो द्राविड़ शैली आपकी सुदूर दक्षिण भारत की शैली है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंध्र प्रदेश और दक्षिण कर्नाटक के मंदिर शामिल हैं। तो आपका दूसरा तीसरा युग्म यहाँ पर गलत है। पूछा गया है कौन सा युग्म सही है, तो 5 में का केवल पहला वाला युग्म सही है, तो आंसर है आपका यहाँ पर केवल 1। छठवां प्रश्न है अब आपका, देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हिस्टोरियोग्राफी, इकोनोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, आइडियोग्राफी। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं वन बाई वन। हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है कि जो इतिहास के कालक्रम होते हैं, जैसे आपने पढ़ा एंशाइंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तो इनके अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। इकोनोग्राफी के तहत, यानी कि जो आप इकोनोग्राफी देख रहे हैं, इसमें देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन किया जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे इसको खास करके मूर्ति विद्या भी कहते हैं। यानी इकोनोग्राफी को हिंदी में इसका नाम जो है मूर्ति विद्या के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही है। सिनेमेटोग्राफी क्या होती है, जो आपके मोशन पिक्चर्स होते हैं, ऐसे जो वीडियो वगैरह कैप्चर की जाती है, उसको सिनेमेटोग्राफी में रखा जाता है।
आइडियोग्राफी का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल का अध्ययन करना, किसी एक व्यक्ति विशेष का अध्ययन करना, उसको आइडियोग्राफी कहते हैं। तो यहां पर छठवें का आंसर होगा आपका बी वाला। सातवां प्रश्न है अब आपका, कथन और कारण दिया हुआ है। यहां पर कथन में कहा गया है नागर शैली के मंदिरों में गंगा और यमुना जैसी नदी देवियों को गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास रखा जाता है, जबकि द्राविड़ शैली द्राविड़ मंदिरों में द्वारपाल जो होते हैं इनको आमतौर पर मंदिर के मुख्य द्वार यानी गोपुरम पर रखा जाता है। कारण बताया गया है भिन्न भिन्न पंथों या संप्रदायों के बीच दार्शनिक वाद विवाद और प्रतियोगिताएं चलने के कारण देवी देवताओं के रूपों के प्रस्तुतिकरण में भी विविधता आ गई। देखिए, अगर आपने किताब पढ़ी है तो किताब के आपके पैराग्राफ में बात साफ साफ कही गई है कि ये इस तरह का जो अंतर आप देख रहे हैं कि नागर शैली के मंदिरों में जो गर्भगृह है इसके प्रवेश द्वार पर आपको गंगा यमुना जैसी नदी देवियां देखने को मिल जाएंगी। वहीं साउथ इंडियन मंदिर हैं वहाँ पर द्वारपाल होते हैं, भाला लिए हुए द्वारपाल आपने देखा होगा मूवी वगैरह में दिखाई जाते हैं मंदिरों पर, गेट के आगे इधर उधर खड़े होते हैं ऐसे, तो वो दिखाए जाते हैं। तो ये जो अंतर आप देख रहे हैं ये भिन्न भिन्न पंथों या संप्रदायों के बीच जो दार्शनिक वाद विवाद चला है या प्रतियोगिताएं चली हैं, इनकी वजह से देवी देवताओं का प्रस्तुतिकरण जो है उसमें विविधता आई है। तो यहाँ पर आपका ए और आर दोनों सही हैं, यानी कि और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसी प्रकार आप ये देखेंगे जो मिथुन नवग्रह हैं या नौ मांगलिक ग्रह बोले जाते हैं और यक्षों के द्वारा जो रक्षा के लिए ये भी प्रवेश द्वार पर इनको रखा जाता है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो मुख्य देवता है यानी मंदिर के जो अधिष्ठाता देवता हैं इनके विभिन्न रूपों या पक्षों को गर्भगृह की भारी दीवारों पर दर्शाया जाता है। इस तरह की भी आकृतियां कलाकृतियां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर सातवें का सही आंसर होगा ए वाला। आठवां प्रश्न है अब आपका, नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, गलत कौन सा है। पहला है, इस शैली में मंदिर एक विशाल चबूतरे पर बनाया जाता है और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती हैं। सेकंड, आमतौर पर इन मंदिरों में दक्षिण भारतीय या द्रविड़ शैली जैसे ही चार दीवारी या दरवाजे होते हैं। थर्ड है, यद्यपि पुराने जमाने के मंदिरों में एक ही शिखर होता था लेकिन आगे चलकर इन मंदिरों में कई शिखर होने लगे। अगला है, मंदिर का गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के एकदम नीचे बनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो जो नागर शैली के मंदिर हैं एक विशाल चबूतरे पर, जिसको वेदी कहते हैं या फिर इसको जगती के नाम से भी जाना जाता है, जगती भी कहते हैं, तो ये विशाल चबूतरे पर बनाया जाता है और उस तक पहुंचने के लिए क्या होता है, सीढ़ियां मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड, यहाँ पर बताया गया है कि आमतौर पर इन मंदिरों में दक्षिण भारतीय या द्राविड़ शैली जैसे ही चार दीवारी या दरवाजे होते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देखें जो द्राविड़ शैली के मंदिर होते हैं उनमें क्या होता है कि मंदिर कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं। ये तो चार दीवारी हो गई और बीच में यहाँ टेम्पल है, और ये चार दीवारी में भी ऐसे कैसे गेट होते हैं, इस तरह से एंट्री के लिए गेट होते हैं। जबकि अगर आप नागर शैली के मंदिर देखें तो नागर शैली के मंदिर में इस तरह की कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं की जाती है। नागर शैली के मंदिर में आपको चार दीवारी या दरवाजे बाहर की साइड में देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, मंदिर के गर्भगृह वगैरह में आपको दरवाजा देखने को मिलेगा, लेकिन इस तरह की जो दरवाजे हैं, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ा गूगल करेंगे तो आप ये पाएंगे, तो वहाँ पर इस तरह के मंदिर बनाए जाते हैं। यानी पहले पूरा कोई बड़ा मैदान है, उस मैदान की इन्होंने बाउंड्री कर दी और बाउंड्री के बाद बीच में इन्होंने मंदिर बना दिया। लेकिन आपके नागर शैली में इस तरह के मंदिर नहीं बनाए जाते हैं। तो बी वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है कि आमतौर पर इन मंदिरों में दक्षिण भारतीय या द्राविड़ शैली के विपरीत चार दीवारी या दरवाजे नहीं होते हैं। सी है, यदि पुराने जमाने के जो मंदिर हैं इनमें एक ही शिखर होता था, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, मंदिरों में कई शिखर होने लगे। तो यहाँ सी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डी है, मंदिर का गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के एकदम नीचे बनाया जाता है। यानी सबसे ऊंचा जो शिखर होता है उसके नीचे क्या होता है, जो गर्भगृह होता है, यानी अधिष्ठाता देवता यहाँ पर विराजित होते हैं, वो गर्भगृह सबसे ऊंचे शिखर के नीचे होता है। तो यहाँ पर आपका डी वाला भी सही है। गलत वाला स्टेटमेंट आपका केवल बी वाला है, तो आंसर है आपका 8वें का बी। 9वां प्रश्न है अब आपका, नागर मंदिर शैली के शिखर निर्माण की विभिन्न उपशैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, नागर मंदिर उनके शिखरों के रूपाकार के अनुसार 3 उप श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। सेकंड, एक साधारण शिखर को इसका आधार वर्गाकार होता है और दीवारें भीतर की ओर मुड़कर चोटी पर एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे रेखा प्रसाद कहा जाता है। अगला है, फमसाना किस्म के भवन की छतें भीतर की ओर नहीं मुड़ी होती, बल्कि वे सीधे ऊपर की ओर ढलवां होती हैं। अगला है, वल्लवी श्रेणी के वर्गाकार मंदिरों में मेहराबदार छतों से
शिखर का निर्माण होता है और ऐसे भवनों को आमतौर पर शक्टाकार भवन कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा मैं मंदिरों की इमेज दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएं। तो ये जो है ये आपका रेखा प्रसाद है। तो रेखा प्रसाद में आप देख रहे हैं एक साधारण सा शिखर है जिसका आधार जो है लगभग वर्गाकार आधार होता है। ये वाला जो फाउंडेशन है ये वर्गाकार है, ठीक है। और आप देख रहे हैं दीवारें भीतर की ओर मुड़कर, एक दीवारें जो है भीतर की ओर मुड़ रही हैं और एक चोटी पर जाकर आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ये मिल जा रही हैं। तो इस तरह की जो शैली है उसको रेखा प्रसाद कहते हैं। वहीं नागर का जो दूसरा रूप है आपका वो फमसाना किस्म का रूप है और फमसाना किस्म के भवन जो हैं ये रेखा प्रसाद की तुलना में अधिक चौड़े और ऊंचाई में कुछ मोटे होते हैं। यानी आप ये देख रहे हैं रेखा प्रसाद की तुलना में चौड़ा है और ऊंचाई भी इसकी कुछ मोटी है। तो इनकी छतें जो हैं अनेक जो आपकी सिलाएं होती हैं या पत्थर होते हैं उनसे बनी होती हैं और ये भवन के केंद्रीय भाग के ऊपर एक निश्चित बिंदु तक की सफाई से जुड़ी होती हैं। हालांकि आप देखेंगे इनमें अंतर है, यानी ये इसका जो आधार है ये चौड़ा है, ठीक है। यानी रेखा प्रसाद की तुलना में ये चौड़ा है। यानी फमसाना की छतें एकदम भीतर की ओर नहीं मुड़ी होती हैं बल्कि वे सीधे ऊपर की ओर ढलवा होती हैं। जैसे सीढ़ी नुमा ये क्या है, ये सीढ़ी होती है उसी तरह ढलावदार होती हैं, जबकि ये एकदम एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। ये एकदम स्ट्रेट है, ट्रायंगल की भांति स्ट्रेट है, जबकि ये क्या है एक ढलवादार है, यानी कि एक ढलान देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फमसाना डिज़ाइन है, फमसाना डिज़ाइन का प्रयोग अधिकतर मंदिरों में हुआ है और जो आपका गर्भगृह है, गर्भगृह में खास करके रेखा प्रसाद का प्रयोग किया गया है। वहीं वल्लभी की बात कर लेते हैं, एक और उपश्रेणी है नागर शैली की शिखर निर्माण की। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें मेहराबी कक्ष का किनारा जो है वो गोल होता है। इस तरह से आप देख रहे हैं ये किनारा जो है कैसा है, गोल होता है। और ये खास करके एक तरह का आप ये देखेंगे कि इस तरह के जो मंदिर हैं ये 5वीं शताब्दी से पहले बनाए जाते थे। जो आरंभिक मंदिर हुआ करते थे वो उनकी डिजाइन कुछ इस प्रकार की ही डिजाइन थी। इसको वैगन वॉल्टेड बिल्डिंग भी इसको कहा जाता है, यानी शक्टाकार भवन। जो गाड़ी होती है उसका इस तरह से होता है, आर्च जो ऊपर का होता है, तो उसी प्रकार इसका भी छत इसी प्रकार से है, ठीक है। तो ये वल्लभी श्रेणी है ये। तो आपने ये सब देख लिए, तो उस हिसाब से आपका पहला स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड वाला भी सही है, थर्ड वाला भी यहाँ पर सही है और चौथा वाला भी यहाँ पर सही है। यानी ये सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न है अब आपका, मध्य भारत के प्राचीन मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी गलत कौन सा है। पहला है ये मंदिर नागर शैली में बने हैं। सेकंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्राचीन मंदिरों में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। ये सभी मंदिर चूना पत्थर के बने हुए हैं। अगला है गुप्त काल के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर राजस्थान में पाए जाते हैं। इसमें एक छोटा मंडप होता है जो 4 खम्भों पर टिका होता है। देखिए यहाँ पर बात करें मध्य भारत के जो प्राचीन मंदिरों की अगर हम बात करें तो मध्य भारत के प्राचीन मंदिर जो हैं नागर शैली में बने हुए हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके अलावा आप ये देखें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो प्राचीन मंदिर हैं इनमें सब में एक बात कॉमन है। कॉमन बात ये है कि ये सभी मंदिर जो हैं चूना पत्थर से नहीं बल्कि किससे, ये बलुआ पत्थर एक होता है उससे बने हुए हैं। तो आपका सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो गुप्त काल के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर हैं ये खास करके एमपी में पाए जाते हैं, ना कि राजस्थान में। और एमपी में आज ऐसे 2 मंदिर बचे हुए हैं, ऐसे 2 मंदिर आज बचे हुए हैं। उनमें से एक जो है उदयगिरी में है जो विदिशा के सीमांत क्षेत्र में स्थित है, और दूसरा मंदिर जो है वो सांची के स्तूप के निकट पड़ता है। तो ये आप ये देखेंगे कि ये समतल छत वाले प्रथम मंदिर बोले जाते हैं। तो ये आप ये देखेंगे गुप्त काल के आरंभिक जो मंदिर हैं वो राजस्थान में नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। इनमें एक छोटा मंडप होता है और ये 4 खम्भों पर टिका होता है। तो यहाँ पर थर्ड वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट केवल पहला वाला सही है, लेकिन पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, उस हिसाब से यहाँ पर सी वाला सही है, केवल 2 और 3। 11वां प्रश्न है आपका, 6ठी शताब्दी में निर्मित देवगढ़ के दशावतार मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है यह मंदिर उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर में स्थित है। सेकंड, इसे गुप्तोत्तर कालीन मंदिर स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। थर्ड है यह मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है, जिसके अनुसार मुख्य देवालय को एक वर्गाकार विधि में बनाया जाता है और 4 कोनों में 4 छोटे सहायक देवालय बनाए जाते हैं। यह मंदिर दक्षिणाभिमुख है।
मंदिर की दीवारों पर विष्णु की 3 उद्भूतियां यानी उभरी हुई आकृतियां हैं। देखिए पहले तो इसका स्थान देख लें। ये जो मंदिर है ये देवगढ़ या दशावतार मंदिर बोला जाता है देवगढ़ का। तो ये मंदिर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर में स्थित है। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। और ये मंदिर जो है 6ठी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बनाया गया था। बात करें यहाँ पर, देखिए सेकंड वाले स्टेटमेंट पर मैंने यहाँ पर जोर देकर बोला हुआ है गुप्तोत्तर। गुप्तोत्तर को थोड़ा संधि विच्छेद कीजिए तो इसका मतलब हो गया गुप्त के बाद का काल, यानी गुप्त उत्तर यानी गुप्त के बाद का काल। तो आप ये ध्यान देना यहाँ पर, ये जो दशावतार मंदिर है देवगढ़ का ये गुप्त काल का है, गुप्तोत्तर काल का नहीं है बल्कि गुप्तकालीन मंदिर है। तो यहाँ सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुप्तोत्तर लिखा हुआ है यानी गुप्त के बाद का नहीं, ये गुप्त काल का है, यानी कि इसका जो काल है वो गुप्त काल है। तो आपका यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये मंदिर जो है पंचायतन शैली में बना हुआ है। पंचायतन शैली की विशेषता ये होती है कि बीच में एक आपका केंद्रीय मंदिर होता है और इसके आसपास छोटे छोटे देवालय इस तरह से बनाए जाते हैं। तो ये वास्तुकला की जो है पंचायतन शैली बोली जाती है। यहाँ पर क्या मुख्य देवता और इनमें जो है इन मुख्य देवता के जो है अन्य रूप रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला बोला गया है कि ये मंदिर जो है दक्षिणाभिमुख है। देखिए ये दक्षिणाभिमुख नहीं है बल्कि इसका मुंह जो है वो पश्चिम की ओर है, ठीक है, यानी कि इसका जो मुंह है वो पश्चिम की तरफ है ना कि दक्षिण की तरफ है। और अधिकांश जो मंदिर होते हैं उनका मुंह पूर्व की तरफ होता है। तो ये अपने आप में एक अनोखा मंदिर है जिसका मुंह पश्चिम की तरफ है। और मंदिर की दीवारों पर विष्णु की उद्भूतियां हैं, आकृतियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये मंदिर पश्चिमाभिमुख है ना कि दक्षिणाभिमुख। अब पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। केवल पहला तीसरा कथन सत्य है। तो 11वें का आंसर होगा यहाँ पर बी वाला। 12वां प्रश्न है आपका, मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता के लिए प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है खजुराहो के मंदिरों को 10वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो के मंदिर केवल हिंदू देवी देवताओं के लिए समर्पित हैं। थर्ड है इन मंदिरों के निर्माण में ग्रेनाइट और चूना पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। अगला है खजुराहो के मंदिर अपनी कामोद्दीप एवं श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो देखिए बात करें खजुराहो के मंदिर की, तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है ये 10वीं शताब्दी में बुंदेलखंड वाले रीजन में चंदेल राजा हुए थे जिन्होंने लगभग 400 सालों तक इस वाले रीजन में राज किया है। तो उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट पर आपको फिर से ध्यान देना है। मैंने ये सेकंड टाइम आपके लिए क्वेश्चन डाला है, फिर से स्टेटमेंट डाला है। यहाँ पर भी केवल लगा हुआ है। केवल शब्द जो होता है वो क्या करता है, किसी शब्द के प्रति दृढ़ता बढ़ा देता है। जबकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर अधिकांश मंदिर तो हिंदू देवी देवताओं के हैं, साथ में कुछ मंदिर जैन धर्म से संबंधित भी हैं। तो यहाँ पर ये कहना गलत हो जाएगा कि खजुराहो के मंदिर केवल हिंदू देवी देवताओं के हैं। नहीं, केवल हिंदू देवी देवताओं के नहीं है। अधिकांश मंदिर तो हिंदू देवी देवताओं के, लेकिन कुछ मंदिर उसमें जैन धर्म से संबंधित भी हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। देखिए ये मंदिर जो है, इन मंदिरों का निर्माण में ग्रेनाइट पत्थर और बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। चूना पत्थर का नहीं हुआ है इनमें, बल्कि इनमें बलुआ पत्थर का हुआ है। देखिए ध्यान एक बात और देना, यहाँ पर यूपीएससी में भी कई बार ये पूछ लिया गया है कि कौन सा पत्थर लगा हुआ है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है इस तरह का प्रश्न कि ये इमारतें दे दी, 4 इमारतें दी, लिख के कि इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई इमारत कौन सी है। आप पेपर उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर के, पता चल जाएगा आपको। तो आप ये लाइटली मत लेना कि सर ऐसे ही डाल देते हैं, बहुत डीपली तथ्यों को डाल देते हैं। मैं डीपली इसलिए डालता हूँ कि ये चीज़ें यूपीएससी में पूछी गई हैं, इसलिए मैं डाल देता हूँ, अपनी तरफ से नहीं डालता हूँ। यूपीएससी में जो चीज़ पूछी गई है और पूछे जाने की संभावना है वो प्रश्न मैं यहाँ पर डालता हूँ। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अगर बात करें खजुराहो के मंदिरों की, तो खजुराहो के मंदिर अपनी जो कामकला वाली आकृतियाँ हैं, यानी कि जो संभोग आकृतियाँ वगैरह हैं, तो उनके लिए फेमस हैं। जो कामोद्दीप जो श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए ये बहुत प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर आपका पहला चौथा कथन सत्य है। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, तो केवल तीसरा और चौथा कथन यहाँ पर बारे में का सॉरी तीसरा चौथा नहीं, ये सी वाला, यानी केवल दूसरा और तीसरा कथन असत्य है। तो आंसर है आपका बारे में का सी वाला। 13वां प्रश्न है आपका, नागर शैली के मंदिरों के शिखर के अंत में स्थित नालीदार चक्रिका तस्तरी को क्या कहते हैं? आमलक, कलश, उरुस रंग, अंतराल।
देखिए यहाँ पर नागर शैली के मंदिरों की बात की जाए तो नागर शैली के जो मंदिर होते हैं उनमें ऊपर की तरफ जाएंगे, ये जो हिस्सा है आपका ये क्या है, ये शिखर है। और ये जो है आप हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसको आमलक कहा जाता है। इसी के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इस वाले हिस्से को आमलक कहा जाता है और इसके ऊपर कलश वगैरह रखा जाता है या फिर पताका ध्वज जो होता है या पताका जो होती है वो फहराई जाती है, तो इसे आमलक कहते हैं। आमलक के ऊपर जो है कलश स्थापित किया जाता है, आमलक के ऊपर यानी इसके जस्ट ऊपर कलश स्थापित किया जाता है। उरुस रंग, उरुस रंग क्या होता है? देखिए उरुस रंग जो होता है शिखर के ऊपर निकली हुई, ये शिखर के ऊपर ही निकली हुई आकृतियां दिख रहे हैं। इस साइड से छोटे छोटे शिखर आप ये देख रहे हैं, ये वाले हिस्से ये देख रहे हैं आप, ठीक है। सेकंड साइड में भी इस तरह के शिखर जो हैं इनको मीनार नुमा आकृति को उरुस रंग कहा जाता है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं जो अंतराल है गर्भगृह और बरामदा, ये बरामदा है, ये वाला बरामदा है और ये आपका क्या है, ये गर्भगृह है, यानी ये जो शिखर वाला हिस्सा है गर्भगृह। तो इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का ये वाला जो गैप है इसको अंतराल कहा जाता है, यानी इस वाले गैप को अंतराल कहा जाता है। तो 13वें का आंसर है आपका ए वाला। 14वां प्रश्न है आपका, खजुराहो के मंदिरों की कामोद्दीप और श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, गलत कौन सा है। पहला है खजुराहो के अनेक हिंदू मंदिरों में आलिंगनबद्ध मिथुन को शुभ मानकर उसकी मूर्तियां स्थापित की हुई हैं। अगला है यहाँ पर आमतौर पर ऐसी मिथुन प्रतिमाओं को मंदिर के गर्भगृह प्रवेश द्वार पर अथवा किसी बाहरी दीवार पर रखा जाता था। अगला है कामोद्दीप प्रतिमाएं अक्सर मंडप और मुख्य देवालय के बीच की दीवारों पर बनाई जाती थी। देखिए आप लोग जानते हैं खजुराहो के जो अनेक हिंदू मंदिर हैं उनमें आलिंगनबद्ध, यानी कि आलिंगन का मतलब क्या है, चुम्बन लेना या किसी से चिपक कर या सटकर खड़े होना, ठीक है। तो आलिंगनबद्ध मिथुन को शुभ मानकर उसकी मूर्तियां स्थापित हुई हैं, यानी कि वही काम कला वाली रतिक्रिया वाली जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर स्थापित की गई हैं। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ध्यान देना कि इस तरह की जो कामोद्दीप प्रतिमाएं हैं, कामोद्दीप मूर्तियां हैं, ये प्रवेश द्वार पर आपको देखने को मिलेंगी या बाहरी दीवारों पर देखने को मिलेंगी। हालांकि मंदिर के गर्भगृह पर ये इस तरह की जो कलाकृतियां हैं वो वहाँ पर नहीं मिलेंगी। तो आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी कि जो खजुराहो के मंदिर हैं उनमें इस तरह की जो मिथुन वाली प्रतिमाएं हैं ये प्रवेश द्वार पर हैं या फिर किसी बाहरी दीवार पर ये रखी गई हैं, मंदिर के गर्भगृह के अंदर नहीं है। थर्ड है कामोद्दीप प्रतिमाएं अक्सर मंडप और मुख्य देवालय के बीच की दीवारों पर भी बनाई जाती थी। तो यहाँ पर थर्ड वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। देखिए यहाँ पर इनमें कुछ विशिष्ट लक्षण भी विद्यमान हैं, जैसे ये अपने पूरे उभार के साथ हैं और ये आसपास के पत्थर से काटकर बनाई गई हैं। इनकी नाक एकदम तीखी है, ठुड्डी बड़ी हुई है, आंखें लंबी हैं और जो मोड़े हैं वो लंबी मुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आपका गलत वाला पूछा गया है, तो 14 में का बी वाला कथन सही है, केवल सेकंड वाला कथन गलत है। 15वां प्रश्न है आपका, खजुराहो के प्रमुख मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है यहाँ पर खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है और यह मंदिर चंदेल वंशीय राजा धंग द्वारा जो है 954 ईस्वी में बनाया गया था। सेकंड है खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य की शैली की पराकाष्ठा है। खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर इसके सभी मंदिरों से प्राचीन है। इस मंदिर में ग्रेनाइट के शिलाखंडों से निर्मित कई छोटे वर्गाकार देवालय हैं। इनमें से प्रत्येक देवालय देवियों को समर्पित है। तो देखिए बात करें खजुराहो सीरीज की मंदिरों की बात, तो खजुराहो में एक लक्ष्मण मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है और यह मंदिर जो है चंदेल वंशीय राजा धंग के द्वारा 954 ईस्वी में बनाया गया था। ये आपकी ये जो आंकड़ा है, ये फैक्ट जो है, ये फैक्ट आपकी NCERT फाइन आर्ट से है। जबकि अगर आप दृष्टि पब्लिकेशन की आर्ट एंड कल्चर उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर ये पाएंगे कि वहाँ पर उन्होंने यशोवर्मन को बताया है कि ये मंदिर जो है यशोवर्मन ने निर्मित करवाया है। देखिए यशोवर्मन जो है ये राजा धंग के पिता हैं, तो हो सकता है भाई मंदिर जो है 1 या 2 साल में तो बनते नहीं है, इन्हें बनने में 10 से 20 साल लग जाते हैं। तो हो सकता है यशोवर्मन के काल में इस मंदिर का निर्माण कार्य स्टार्ट हो गया हो और धंग ने आके इसका अनावरण किया हो।
तो इस वजह से धन को क्रेडिट मिल गया हो, तो ये भी हो सकता है। तो बहरहाल आपकी दोनों किताबों में क्या लिखा है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, क्लियर कर दिया है कि बाद में अगर कोई अभ्यर्थी आके कहे कि सर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, वहाँ सही लिखा हुआ है, तो गलत और सही का जो मतभेद है उसको दूर करने के लिए मैं यहाँ पर जस्टिफाई मैंने कर दिया है कि हो सकता है पिता के कार्यकाल में मंदिर का निर्माण स्टार्ट हुआ हो और पुत्र के कार्यकाल तक आते आते वो पूरा हो गया हो, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला स्टेटमेंट सही है। सेकंड है यहाँ पर देखिए, खजुराहो सीरीज के जो भी मंदिर हैं उन मंदिरों में सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर आपका जो है वो कंदरिया महादेव मंदिर है। तो ये जो है ये भारतीय मंदिर स्थापित शैली की पराकाष्ठा का मंदिर है, तो यहाँ सेकंड वाला सही है। खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर है, इसके सभी मंदिरों में सबसे प्राचीन है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 7वीं शताब्दी का करीब का है या 10वीं शताब्दी से पहले का है, ऐसा बोला जाता है। ये वाला मंदिर जो है 64 योगिनी मंदिर 10वीं शताब्दी से पहले का मंदिर है। और ये जो मंदिर है ग्रेनाइट के शिलाखंडों से निर्मित कई छोटे छोटे वर्गाकार देवालय भी हैं इस मंदिर में, और इनमें से प्रत्येक देवालय में देवियों को समर्पित किया गया है। देखिए ये जो मंदिर है ये तंत्र साधना वाला मंदिर है, यानी कि तंत्र साधना का मतलब आप समझ गए होंगे, तांत्रिक क्रियाओं वाला मंदिर है। तो इस तरह की जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, इतिहास ये बताता है, आपकी NCERT किताब में ही लिखा हुआ है, इस तरह की जो तांत्रिक पूजा है, तंत्र साधना जो है, इसका उदय 7वीं सदी से माना जाता है। 7वीं सदी से इसका उदय माना जाता है, और ये माना जाता है कि 7वीं सदी से इसका उदय हुआ, उसके बाद ये तांत्रिक साधना जो थी, यानी कि योगिनी पंथ जो बोला जाता है, या ये जो पंथ आप देख रहे हैं 64 योगिनी के नाम से, ये योगिनी पंथ है पूरा, यानी इस पंथ का नाम ही योगिनी पंथ है। तो योगिनी पंथ का उदय जो है 7वीं सदी से माना जाता है, और बाद में ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दक्षिण में तमिलनाडु तक ये पंथ जो है फैल गया है। लेकिन आज इनमें से बहुत कम ऐसे तंत्र या इससे संबंधित मंदिर बचे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं आपके, तो आंसर है आपका 15 का डी, यानी उपरोक्त सभी। 16वां प्रश्न है अब आपका, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, इस क्षेत्र के मंदिरों में गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदिर शामिल हैं। अगला है यहाँ पर, 10वीं से 12वीं शताब्दी में बने इन मंदिरों में बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। इन मंदिरों की मूर्तियां धूसर स्लेटी से काले बेसाल्ट असिताश्म की बनी पाई जाती हैं। चौथा है, 10वीं से 12वीं शताब्दी के माउंट आबू और रणकपुर राजस्थान के जैन मंदिरों में लाल बलुआ पत्थर का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। देखिए बात करें तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के जो मंदिर हैं इनमें आपके गुजरात, राजस्थान और कुछ शैलीगत विशेषताओं की वजह से पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदिर भी इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, 10वीं से 12वीं शताब्दी में बने ये मंदिर जो हैं ये बलुआ पत्थर और संगमरमर का इनमें इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है। इन मंदिरों की अगर आप मूर्तियां देखें, यानी इन मंदिरों की 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो बने मंदिर हैं इनकी अगर मूर्तियां देखें तो ये धूसर या स्लेटी रंग की, यानी ग्रे कलर की या फिर काले बेसाल्ट रंग की ये बनी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इनमें इसी सीरीज में एक मंदिर है 10वीं से 12वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर है, माउंट आबू का और रणकपुर राजस्थान के जैन मंदिर हैं। इनमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि इसमें सफ़ेद दूधिया रंग का संगमरमर इस्तेमाल हुआ है, यानी कि यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है ये। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर ये वाला चौथा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 सही है, तो सही आंसर है 16वें का ए। 17वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल की रचना मोढेरा गुजरात के सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, इसे चंदेल राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में बनवाया था। सेकंड, सूर्य मंदिर में सामने की ओर एक अत्यंत विशाल वर्गाकार जलाशय है, इसे सूर्य कुंड कहते हैं। थर्ड है, गुजरात की काष्ठ उत्कीर्णन की परंपरा का प्रभाव इस मंदिर में उपलब्ध प्रचुर उत्कीर्णन तथा मूर्ति निर्माण के कार्यों पर स्पष्ट दिखाई देता है। यह मंदिर पश्चिमाभिमुख है, इसलिए हर वर्ष विषुव के समय यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को जब दिन रात बराबर होते हैं, सूर्य सीधे केंद्रीय देवालय पर चमकता है। देखिए पहली बात जान लीजिए, जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है ये 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल की रचना है, और इसे चंदेल राजवंश के नहीं बल्कि सोलंकी राजवंश के राजा हुए थे। ये सोलंकी राजवंश के राजा हैं भीमदेव प्रथम, तो इन्होंने 1026 ईस्वी में से बनवाया था।
तो यहाँ पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सूर्य मंदिर के सामने की ओर एक अत्यंत विशाल वर्गाकार जलाशय है, इसे सूर्य कुंड कहते हैं। देखिए अधिकतर जो पश्चिमी भारत के मंदिर हैं उनकी एक खास विशेषता ये है कि इनमें जलाशय मौजूद है, तालाब बनाए गए हैं। इन 10वीं शताब्दी तक आते आते आप ये देखेंगे जो पश्चिमी भारत के मंदिर हैं उन्होंने अपने प्रांगण में तालाब बनाने स्टार्ट कर दिए थे, यानी ज़्यादातर मंदिरों में तालाब आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट भी ये सही है। इसके अलावा ये आपका जो मोढेरा वाला ये मंदिर है, सूर्य मंदिर है, यहाँ पर आपको गुजरात की जो काष्ठ उत्कीर्णन परंपरा है, यानी कि लकड़ी की जो उत्कीर्णन वाली परंपरा गुजरात में है, रिवाज है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आप ये देखेंगे इस मंदिर में भी प्रचुर उत्कीर्णन किया गया है। मूर्ति निर्माण के कार्यों में भी इसी तरह का उत्कीर्णन किया गया है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो तीसरा वाला भी यहाँ सही है। यह मंदिर पश्चिमाभिमुख है, नहीं, यह मंदिर पश्चिमाभिमुख नहीं है बल्कि पूर्व की ओर इसका मुंह है, पूर्वाभिमुख है। इस वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि हर वर्ष जब विषुव होता है, देखिए विषुव का जो घटनाक्रम है आपको ज्योग्राफी में मैं पढ़ा चुका हूँ, एनसीईआरटी की क्लास 6 की ज्योग्राफी में मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो विषुव के समय यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को जब आपके दिन रात बराबर होते हैं तो सूर्य जो है सीधे केंद्रीय देवालय पर चमकता है। तो ध्यान देना ये मंदिर इसका मुंह पश्चिम की ओर नहीं है बल्कि पूर्व की ओर है। तो उस हिसाब से आपका चौथा वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, केवल 2 और 3 कथन सत्य हैं। तो 16वें का आंसर है यहाँ पर, 17वें का आंसर है यहाँ पर सी वाला, केवल 2 और 3। 18वां प्रश्न है अब आपका, पूर्वी भारत के मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। पहला है चिकनी पकी मिट्टी यानी टेराकोटा ही भवन निर्माण के लिए या पटिया या फलक बनाने के लिए मुख्य माध्यम थी। सेकंड, 8वीं और 12वीं सदी ईसवी की अवधि के बीच पाल और सैन वंश के संरक्षण के अधीन यहाँ मंदिरों का विकास हुआ। अगला है पाल हिंदू थे और उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण करवाया और साथ ही बौद्ध वास्तुकला को भी बनाए रखा। अगला है सैन मुख्यतः बौद्ध शासक थे जो महायान परंपरा का पालन करते थे लेकिन बहुत सहिष्णु थे और उन्होंने दोनों धर्मों को संरक्षण दिया। देखिए यहाँ पर अगर आप पूर्वी भारत के मंदिर देखते हैं तो पूर्वी भारत के मंदिरों में उनके जो आरंभिक भवन है यानी प्राचीन भवन जो बोले जाते हैं उनके अवशेष कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि हुआ कि ये है कि बाद के परवर्ती कालों में लगातार उन मंदिरों की मरम्मत वगैरह हुई है और मंदिर की मरम्मत वगैरह होने की वजह से क्या है उनके ऊपर नई दीवारें चढ़ा दी गई हैं या नए लेप चढ़ा दिए गए, प्लास्टर कर दिया गया है। तो कहीं कहीं बचे हुए थोड़े थोड़े अवशेष हैं, तो उसके आधार पर ये आइडेंटिफाई किया गया है कि यहाँ के जो मंदिर हैं वो चिकनी पकी मिट्टी ही यहाँ भवन निर्माण के लिए या पटिया या फलक बनाने के लिए इसका मुख्य माध्यम थी। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ध्यान देना, देखिए पूर्वी भारत के मंदिर में जो ज़्यादातर मंदिर हैं उनका निर्माण जो है पाल वंश और सैन वंश के जो शासन के दौरान हुआ है। तो यहाँ पर सेकंड वाला भी सही है। देखिए यहाँ पर कुछ तथ्य मैंने जो है आपकी स्टैंडर्ड बुक से ऐड किए हैं, आपकी जो नितिन संघानिया की किताब है उससे मैंने यहाँ पे ये तथ्य रखे हैं। ये तीसरा और चौथा स्टेटमेंट, पाल जो थे वो आपके बौद्ध शासक थे, पाल जो थे वो बौद्ध शासक थे और इन्होंने जो है ये जो है महायान परंपरा का पालन करते थे। यानी पाल जो हैं कौन से हैं, पाल बौद्ध शासक हैं और ये महायान परंपरा का पालन करते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सहिष्णु थे, यानी इन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया है और हिंदू धर्म को भी संरक्षण दिया है। इसी तरह से सैन जो है, सैन आपके क्या है, ये हिंदू हैं और इन्होंने भी, ये भी सहिष्णु हैं, इन्होंने भी बौद्ध वास्तुकला को बनाए रखा है। तो यहाँ पर आपका तीसरा चौथा स्टेटमेंट जो है रिवर्स कर दिया है, उल्टा है स्टेटमेंट। तो आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका असत्य कथन पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, केवल 3 और 4 कथन असत्य है। तो आंसर है आपका 18वें का बी वाला। 19वां प्रश्न है आपका, असम की मंदिर निर्माण शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, गलत कौन सा है यहाँ पर। पहला है तेजपुर में एक पुराना 6वीं शताब्दी में बना दरवाजे का ढांचा और तिनसुकिया के पास कुछ प्रतिमाएं मिली हैं जिनसे इस क्षेत्र में गुप्तकालीन शैली के आयात या आगमन का पता चलता है। सेकंड, उत्तरी बर्मा से जब असम में टाई लोगों का आगमन हुआ तो उनकी शैली बंगाल की प्रमुख पाल शैली से मिल गई और उनके मिश्रण से एक नई शैली का विकास हुआ जिसे अहोम शैली कहा जाने लगा। देखिए यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। तेजपुर के पास एक 6वीं शताब्दी का एक पुराने दरवाजे का ढांचा मिला है। इसके अलावा तिनसुकिया एक जगह है, तो वहाँ पर कुछ प्रतिमाएं मिली हैं जो कि गुप्त काल का संकेत देती हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर गुप्त काल की जो शैली है इसका आगमन हुआ है, यहाँ पर भी गुप्त काल की शैली का यहाँ पे प्रभाव रहा है।
दूसरी बात यह है कि उत्तर बर्मा से यहाँ पर कुछ असम में टाई लोग आए हैं। टाई लोगों का जब आगमन हुआ है तो उनकी शैली यहाँ पर आई है। इसके अलावा बंगाल में मैंने आपको बताया था पाल और सैन शासकों की शैली भी यहाँ पर रही है। तो टाई लोगों की जो शैली थी वो पाल शैली से जब मिल गई है तो इसके मिश्रण से यहाँ पर एक नई शैली का जन्म हुआ है और वो हुआ है अहोम शैली। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पर आपका पहला दूसरा कथन दोनों ही कथन सही है। हालांकि पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो ना तो पहला असत्य है और ना ही दूसरा असत्य है। तो आंसर होगा 19वें का डी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी आपकी ये इसमें भी 3 चैप्टर बचे हैं वो समाप्त हो जाएं, उसके बाद हम नया कंटेंट स्टार्ट कर देंगे। तो आप परेशान ना हो, ये वाली किताब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला चैप्टर चूंकि काफ़ी लेंदी था इस वजह से इसके मुझे जो है 2 पार्ट करने पड़े हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।